गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने ये ड्रा करना सीख लिया था कि कहाँ पे होगा। जैसे लाइमन में क्या था कि कहीं भी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में रहे वो फाइनली किस में आएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी कि सेल नंबर 1 में पहुँचेगा। तो यहाँ से जो भी इमिशन मिलता है वो लाइमन सीरीज कहलाता है और ये जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही वो बताएगा नहीं और बस दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस श्रेणी में आ रहा, लाइमन है या बाल्मर है या कौन सा है, जबकि उसकी एनर्जी हमें गिवन होगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी गिवन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज किस पर्टिकुलर बैंड से बिलोंग कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला आप याद ही रख लो, इस चीज़ को याद कर लोगे। और अगर भूल गए हो तो आप पिछला वो तो याद ही रहेगा आपको कि एनर्जी वाला जो है क्या था एनर्जी के लिए, Hc/λ। तो वहाँ से 1/λ को न्यू बार करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। E = -13.6 Z² डिवाइड बाई n²। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ था ये है आपका बाल्मर सीरीज़। देखो बाल्मर सीरीज़ ये है ऐसी सीरीज़ है जो सिर्फ विजिबल रीजन का इकलौता है, जिसमें मतलब ये दिखाई पड़ता है और ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो विजिबल में बिलोंग करता है, यानी कि कलर दिखेगा आपको, ठीक है। और सबसे पहले जो खोज हुई थी वो भी यही हुई थी बाल्मर सीरीज़ की, क्योंकि ये कलरफुल था और ये आसानी से डिटेक्ट हो सका, ठीक है। उसके बाद आपका लाइमन आया था। तो बाल्मर सीरीज देखो, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू सेकंड सेल n इज इक्वल टू फ्रॉम एनी अपर सेल द इमिशन विल बिलोंग टू बाल्मर सीरीज, ठीक है। ओनली दिस सीरीज ऑफ लाइंस बिलोंग टू विजिबल रेंज। वही आपका सतरंगी दुनिया वाला जो फ्रीक्वेंसी रेंज था नहीं, वो वही वाला। अब इसके लिए वही सेम फार्मूला है आपका, न्यू इज इक्वल टू आर। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू थी, ठीक है, सेंटीमीटर -1 में। अब इसे याद रख लेना जरूर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। देखो ये बाल्मर में हमेशा ही यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि वो सेकेंड सेल में आएगा, किसी भी हायर सेल से वापस आके कहाँ आएगा, सेकेंड, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन हमसे एक किसी पार्टिकुलर के लिए पूछ लेता है। जैसे मान लो मैं इसी में एक क्वेश्चन की बात करूं, पिछले साल बोर्ड का क्वेश्चन था, वो पूछा था कि आप बाल्मर सीरीज़ में जो है, बाल्मर सीरीज़ की थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी बताओ। अगर थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी बात की जाए तो थर्ड लाइन आप इधर से काउंट करोगे, ये रात दूसरे से अगर तीसरे से अगर दूसरे में आता है तो इसे पहली लाइन बोला जाता है, इसे आप दूसरी लाइन बोलते हो और इसे आप क्या बोलते हो, तीसरी लाइन बोलते हो। तो अगर थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पूछता है वो आपसे, अगर वो थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, ये थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, देखो ये n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 5 से जंप होगा कहाँ पे, n इक्वल टू 2 पे। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 5। देखो थर्ड लाइन की बात हो रही है लेकिन वो फिर भी 5 नंबर का हो रहा है, ठीक है, 5 लेवल है उसकी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लोगे। ये ध्यान रखना कि ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n² का स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही पास्टन सीरीज होता है। पास्टन सीरीज जो है ये आपका इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे जंपिंग होगी, अब देख लो, ये किसी भी हायर स्टेट से वो जंप करके कहाँ पहुँचेगा, थर्ड सेल में अगर आ रहा है n इज इक्वल टू 3 में आएगा, ठीक है। कहीं से भी जंप करके आ रहा हो, कहाँ पे पहुँच रहा है, n इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे आके रुक जा रहा हो सब के सब। तो ये आपका पास्टन सीरीज़ में आता है, ठीक है। आप पास्टन सीरीज़ के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सेम फार्मूला लगेगा, बशर्ते यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर रखोगे, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। तो पास्टन सीरीज ये सब के सब इंफ्रारेड में बिलोंग कर रहे हैं। तो ब्रैकेट सीरीज एक होता है, ब्रैकेट सीरीज, ये n इक्वल टू जो 4 में आके रुकता है तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, फिर से वो 5 से आएगा या 6 से या 7 से, या अपर मतलब ग्रेटर देन 4 से वो वापस आएगा 4 में, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 6, तो आप आसानी से कर सकते हो, बस आपको याद रखना है ये। और सभी सीरीज़ को आप एग्जामिन कर सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो लाइन के नंबर से पूछता कि थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, तो आप समझ गए कि कैसे उसे देखना है हमें, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन को, है ना। जैसे यहाँ पे अगर थर्ड लाइन की बात करेगा तो 1 2 3, ये वाली 3 लाइन थर्ड लाइन होगा, समझ में आई बात, इस तरह से। तो ब्रैकेट सीरीज, तो ये 5 आप देख लो कौन कौन सी हुई है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन और एक क्या था, पी फॉन, ठीक है।
तो फंड के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन पूछता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी वही सेम आएगा। यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू, अब यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर कर देना, पी फंड जो था आपका वो 5th वाला, ठीक है। तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब ये जो n की वैल्यू आप पुट करने वाले हो वो ग्रेटर देन 5 पुट करोगे, यानी 6, 7, 8, 9 इस तरह से पुट करने वाले हो, तो आपके पी फंड में हो जाएगा। तो ये था आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था और कैसे हम लोगों ने किया, इसको कैसे एग्जामिन किया, और कैसे इस चीज़ को देखने के बाद बोर मॉडल को पूरी मान्यता मिल गई कि हाँ वो कंप्लीट सही बोले। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, जो पार्टिकल नेचर को डील कर लिया, एटम का जो भी अब तक हमने देखा, ठीक है, पार्टिकल नेचर की तरह इसे ट्रीट किया गया, सारी चीज़ें हो गई। अब जो है अगला जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर बेस्ड है वो है आपका वेव पे। समझ में आई बात? तो वेव को समझने के लिए कि एटम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक तो क्लियर हो गई कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि मैटर में जो है वो डुअल नेचर होता है, जैसे कि लाइट में था नहीं डुअल नेचर, वैसे पार्टिकल जो होता है वो भी डुअल नेचर का होता है। एक ये फिनोमेना और एक था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो ऐसे थे जिनकी सहायता से ये वेव के जो भी था मैकेनिकल मॉडल, इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो निकाला गया। तो एक करके देखते हैं इसे, ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों ही चीज़ों को देखते हैं जिससे क्वांटम मैकेनिकल डिज़ाइन किया गया था आपका एटम का, यानी कि वेव पे बेस्ड करके, ठीक है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वो आप पढ़ोगे बीएससी में, अगर पढ़ोगे आप केमिस्ट्री तो वहाँ पे मिलेगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी मिलेगा कि किस तरह से वो एक सब के सब जो है वो इक्वेशन पे बेस्ड हैं, स्टेशनरी वेव्स पे बेस्ड हैं, और उनका सब कुछ बहुत ही डिटेल में वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो वेव से ही ये डिफाइन ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अब तक तो बहुत लिमिटेशन थे, और जो लिमिटेशन थे अब देख सकते हो यहाँ पे बोर मॉडल के भी लिमिटेशन थे, बहुत ढेर सारे लिमिटेशन इसके भी हैं। सबसे पहले अगर देखोगे बोर मॉडल में तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ही डिफाइन कर सकते हो आप इससे, है ना। इसका एप्लीकेशन जो है आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए लगा सकते हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डालेंगे, और जिसकी वजह से उसका जो भी ऑर्बिट था, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वो सारी चीज़ें क्या होगा, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई भी उससे इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा, कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा नहीं वहाँ पे। तो सबसे पहली कमी तो यही है हमारी कि ये हाइड्रोजन He+ ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है, एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पीसीज कंटेनिंग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा जो था, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमैन इफेक्ट जिसे बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देते हैं तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। इसमें देखो वो बेंडिंग स्प्लिटिंग हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाना पूरी तरह से। दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यही स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं यही 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब अलग अलग एंगल पे शिफ्ट हो जाती हैं 2 पार्ट में हर एक स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस चीज़ को जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस इफेक्ट को जीमैन इफेक्ट के, क्योंकि जीमैन ने पहले ऑब्जर्व किया था इसे, तो जीमैन इफेक्ट के नाम से जानता हूँ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो स्प्लिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि इन भाई लोगों ने देखा था, जीमैन भाई साहब ने देखा था और स्टार्क भाई साहब ने देखा था, ठीक है। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अब जो मॉडल हमारा आने वाला है, वेव मैकेनिकल मॉडल जो आपका होने वाला है एटम के लिए, वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये प्रॉब्लम है, देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और एक एटम मिल के मॉलिक्यूल कैसे बना लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बोर मॉडल से नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी कुछ हम जान गए, ढेर सारी जानकारी हमें मिल गई अबाउट द इलेक्ट्रॉन, हाउ इट वाज रिवॉल्विंग, एनर्जी के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। और जो सही था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए मिल गया, तो एक आइडिया हमें मिल गया कि हाँ इस तरह से हो रहा होगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे वेव मैकेनिकल मॉडल जो शुरू होता है इसका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसे आप कहते हो, उसको समझने के लिए 2 चीज़ें हमें देखना होगा उसके पहले ही। एक है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो है वो उसके अंदर डुअल बिहेवियर आता है। डुअल बिहेवियर मतलब पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही करता है, और साथ में वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी हर एक पार्टिकल, आप खुद आपके अंदर भी क्या है, वेव है, आपसे रिलेटेड एक वेव होगी, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं डुअल बिहेवियर किसने दिया था। डी ब्रोगली इन 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन
जैसे कि रेडिएशन में होता है, शुड आल्सो एग्जिबिट्स डुअल कैरेक्टर बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। मतलब दोनों ही सारी चीज़ों में कुछ भी हो उसके अंदर दो नेचर होगा, एक तो पार्टिकल नेचर होगा और दूसरा क्या होगा, वेव नेचर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लाइक फोटान हैज़ मोमेंटम एज वेल एज वेव लेंथ। जो फोटान होता है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लाइक फोटान हैज़ मोमेंटम एज वेल एज वेव लेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एंड वेव लेंथ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस पार्टिकल तो है ही वो, और साथ में वो क्या है, एक वेव उसके साथ एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो है मोमेंटम। मोमेंटम जो है इस बात का गारंटी देता है, मोमेंटम अगर किसी चीज़ में है कि वो आपका मास ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मास होगा तभी उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल की बात। मोमेंटम एंड वेव लेंथ एंड एक रिलेशन, इन दोनों में एक रिलेशन भी दे रखा है उन्होंने, एंड गिवन ए रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, जो भी आपका मास ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उसका वेव लेंथ क्या होगा, लैम्डा होगा, इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता है। एम क्या है, मास, उस ऑब्जेक्ट का मास है, और वी क्या है आपका, उस मास की वेलोसिटी है। समझ आई बात। तो अगर मैं लाइट की बात कहूँ तो लाइट में तो हम समझ ही गए हैं सारी चीज़ें, मास उसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही कम आएगा। ठीक है, वो भी उस लाइट की वेलोसिटी पे। अब मान लेते ये कोई मैटर वेव की बात हो रही है, ये मैटर वेव की है, ये मैटर वेव जो है, जो भी जनरेट होगा मैटर से वेव, उसका लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एच अपॉन पी। पी क्या है, मोमेंटम। एम इंटू वी को ही क्या बोलते हो आप, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम कहा जाता है। अच्छा, मोमेंटम इस बात की गारंटी देता है कि वो कितना वर्क कर सकता है, मोमेंटम। ठीक है, अगर एक बहुत ही हल्की सी चीज़ किसी चीज़ से टकराता है तो वो बहुत कम इफेक्ट डालेगा, लेकिन अगर भारी चीज़ है और वो किसी चीज़ से टकराता है तो उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा वर्क डन कर जाएगा, और इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम जो है गारंटी देता है वर्क डन के लिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें वर्क डन करने की ताकत होगी। तो एच अपॉन पी, ठीक है। देखो ये रिलेशन आया कहाँ से, ये रिलेशन यहाँ से आया। एक तो आइंस्टीन साहब का E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और दूसरा E इक्वल टू एच न्यू, ये आपका प्लांक क्वांटम थ्योरी जो थी। तो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू क्या था, एम सी स्क्वायर। तो ये आपका, ये देखो ये मास रिलेशनशिप है, और ये आपका क्या है, ये आपका वेव। ये मास के लिए था, ये मास के लिए एनर्जी है, और दिस वन इज़ वेव के लिए एनर्जी। और क्योंकि वो दोनों ही क्वालिटी है उसमें, तो चाहो तो आप उसे मास से डिफाइन कर सकते हो, और चाहो तो आप उसे किससे डिफाइन कर सकते हो, इस एनर्जी से डिफाइन कर सकते हो, या वेव से डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ के लिए आप डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू हो जाएगा। यहाँ से देखो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ किया गया, एच इंटू सी बाई लेमडा। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ से सी कट गया, इधर क्या, एम सी इज इक्वल टू एच अपान लेमडा। ठीक है, फिर लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से लेमडा निकालेगा तो हो जाएगा एच अपान एम सी। अब देखो क्योंकि ये लाइट की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा तो उसके लिए डेरिवेशन था, तो अगर ये स्पीड कम हो गई, यहाँ पे वी की जगह सी की जगह लाइट की स्पीड है ना सी, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसे लाइट की स्पीड से कम स्पीड है तो इसे वी से डिनोट कर सकता हूँ मैं। तो इसे क्या लिख दिया गया, इज इक्वल टू एच अपान एम वी। अब ये लाइट की स्पीड से अगर कोई ट्रेवल कर रहा तो, कोई मास एम ट्रेवल कर रहा तो उसका मोमेंटम एम सी होगा, और अगर वो वी की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर वो वी की स्पीड से ट्रेवल कर रहा तो उसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी होगा। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी या एच अपान पी। क्लियर होगी, फॉर फोटॉन, क्योंकि वो स्पीड लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और ये किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी स्पीड कितनी हो, वी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपान मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या चीज़ है, क्या है मतलब इसका, मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव जनरेट रहता है, हमेशा ही एक वेव जनरेट होता है। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा, मोशन में है, तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसके साथ कोई वेव नहीं होगा। ठीक है, या होगा भी तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो कितना होने वाला है, इनफाइनाइट होगा वेवलेंथ। तो इनफाइनाइट वेवलेंथ का क्या मतलब रहा, यानी कि वो स्टेशनरी रहा। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें वेव, जैसे ये इसकी अगर कुछ स्पीड है, मान लेते हैं कुछ स्पीड है,
इस ऑब्जेक्ट की, ये फोटॉन के बजाय मान लेते हैं ये कार है, ये कार है, ठीक है। और इस कार का जो मास है वो है थाउजेंड्स, कार का जो मास है वो है थाउजेंड्स केजी, ठीक है। और मैंने मान लिया कि चलो इसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है वैसे तो ये 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन फिर भी मान लेते हैं चलो इतनी स्पीड से कोई चला रहा है। तो क्या इसके साथ ये जो कार है आपकी, क्या इसके साथ वेव जो जनरेट होगा, जिससे आप क्या बोलो मैकेनिकल वेव, वो जो वेव जनरेट हो रहा है इस मैटर की वजह से, उसे क्या बोला मैटर वेव, तो उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका वेवलेंथ कितना है। तो चलो जरा इसका कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो एच की वैल्यू हमें पता कितना है, 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। एच हो गया डिवाइड बाई मास इसका 1000 केजी मान लिया गया है, इंटू वेलोसिटी जो इसकी मानी गई है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वैल्यू आप निकालोगे तो देखो कितना आता है, ये 1000 से 20 है तो ये चलो 20,000 हो गया, 3 जीरो जो है ऊपर जाके कम हो जाएंगे, और ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 के यहाँ पे 2 3 आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10 की पावर जो आएगा, मैं 10 की पावर वाला मेन कर रहा हूँ, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 4 जीरो ऊपर जाएंगे तो 4 जीरो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा -38 क्या मीटर, कितना आया 3 इंटू 10 की पावर -38 मीटर। अब बताओ कितनी छोटी वैल्यू है ये, इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू है ये कि ये बिल्कुल भी ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता। समझ में आई बात, यानी कि जब कोई बहुत स्लो चलता है, बहुत ही स्लो उसकी होती है स्पीड, तो जो भी उसके साथ वेव या जो भी उसके साथ मैकेनिकल वेव या जो भी मैटर वेव जनरेट होता है, उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि वो ऑब्जर्व नहीं होता या पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वही चीज़ स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन जो आपके फ्लो करते हैं लाइट की स्पीड से इन द सेल में, वो लाइट की स्पीड से लगभग ट्रेवल करते हैं, 2.18 था ना, याद है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड से जब ट्रेवल करने लगते हैं तब इनका जो वेवलेंथ होता है वो डिटरमाइन करने लायक हो जाता है, क्योंकि वो एंगस्ट्रॉन में आसानी से आ सकता है, ठीक है। आप उसे मेजर कर सकते हो क्योंकि वो इफेक्टिव होगा और वो आसानी से आप उसे चेक कर सकते हो। लेकिन जो मैटर बहुत ही स्लो चल रहे हैं उनको आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड आप कर नहीं सकते एक मैटर की, है ना, और मास भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो गई बात, तो अब समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ढेर सारे मिलेंगे इससे करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो वेवलेंथ देखो दो तरीके से, जो अगर मान लो मैं यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का रखूँ तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब -31 है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और ये -34 वाला जो डिजिट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, तो आसानी से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इससे आप निकाल सकते हो कि उस मैटर का वेवलेंथ कितना है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।